नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम लोग कश्मीर के बारे में जानते हैं। कश्मीरी नाश्ताली कशीर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र है। कश्मीर एक मुस्लिम बहुल प्रदेश है। 1846 में पहले एंग्लो सिख युद्ध में सिख की हार के बाद और अमृतसर की संधि के तहत ब्रिटिश से क्षेत्र की खरीद पर जम्मू के राजा गुलाब सिंह, जम्मू के राजा कौन था? यहाँ पर दिया है गुलाब सिंह, कश्मीर के नए शासक बने। उनके वंशजों का शासन ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरि या टूटेल के तहत 1947 में भारत के विभाजन तक चला, जब ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की पूर्व रियासत एक विवादित क्षेत्र बन गई, जिसे अब 3 देशों ने मिलकर बनाया, भारत, पाकिस्तान और चीन। यहाँ पर एडवर्ड मालिनक्स द्वारा बनाया गया श्रीनगर का एक दृश्य है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्य है। 1947 में भारत के विभाजन तक चला, जब ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की पूर्व रियासत एक विवादित क्षेत्र बन गई। इतिहास। बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में 16 किलोमीटर 9.9 मील स्थित में पुरातात्विक उत्खनन ने 3000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच सांस्कृतिक महत्व के 4 चरणों का खुलासा किया है। अवधि और नवपाषाण युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अवधि ELI मेगालिथिक युग बड़े पैमाने पर पत्थर के मेंसर और पहिया लाल मिट्टी के बर्तनों में बदल गया, और अवधि चौथा प्रारंभिक ऐतिहासिक अवधि उत्तर महापाषाण काल से संबंधित है। प्राचीन काल में कश्मीर हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का पालना रहा है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव की पत्नी देवी सती रहा करती थी, और उस समय ये वादी पूरी पानी से ढकी हुई थी। यहाँ एक राक्षस नाग भी रहता था, जिसे वैदिक ऋषि कश्यप और देवी सती ने मिलकर हरा दिया, और ज़्यादातर पानी वितस्ता झेलम नदी के रास्ते बहा दिया। देखिए, झेलम का एक नाम और यहाँ देखने को मिलता है, वितस्ता। ठीक है। इस तरह इस जगह का नाम सतीसर से कश्मीर पड़ा। देखिए, नाम के पीछे का क्या रहस्य है। इसका पहले नाम क्या था? सतीसर था, अब उसका नाम पड़ गया कश्मीर। इससे अधिक तर्कसंगत प्रसंग यह है कि इसका वास्तविक नाम कश्यमपर अथवा कछुओं की झील था, इसी से कश्मीर नाम निकला। कश्मीर का अच्छा खासा इतिहास कल्हड़ के ग्रंथ राजतरंगिणी से और बाद के अन्य लेखकों से मिलता है। इसका सबसे ज़्यादा इतिहास कहाँ से मिलता है? कल्हड़ के राजतरंगिणी से। तो यह अक्सर पूछा जाता है कि राजतरंगिणी किसने लिखा है, तो ये उत्तर मिलता है आपको, कल्हड़ ने लिखा है। किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है राजतरंगिणी को। प्राचीन काल में यह हिंदू आर्य राजाओं का राज था। मौर्य सम्राट अशोक और कुषाण सम्राट कनिष्क के समय कश्मीर बौद्ध धर्म और संस्कृति का मुख्य केंद्र बन गया। पूर्व मध्य युग में यहाँ चक्रवर्ती सम्राट ललितादित्य ने एक विशाल साम्राज्य कायम कर लिया था। कश्मीर संस्कृत विद्या का विख्यात केंद्र रहा। कश्मीर शैव दर्शन भी यहीं पैदा हुआ और पनपा। यहाँ के महान मनीषियों में पतंजलि, दृढ़बल, वसुगुप्त, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कल्हड़, क्षेमराज आदि हैं। यह धारणा है कि विष्णु, धर्मोत्तर पुराण एवं योग वशिष्ठ यहीं लिखे गए। कश्मीर की झेलम घाटी का नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है। ये खूबसूरत भूभाग मुख्यतः झेलम नदी की घाटी वादी में बसा है। भारतीय कश्मीर घाटी में 6 जिले हैं: श्रीनगर, बड़गाम, अनंतनाग, पुलवामा, बारामूला और कुपवाड़ा। कश्मीर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का भाग है। जम्मू खंड से और पाकिस्तान से इसे पीर पांजाल पर्वत श्रेणी अलग करती है। यहाँ कई सुंदर सरोवर हैं, जैसे डल, वुलर और नगिन। यहाँ का मौसम गर्मियों में सुहावना और सर्दियों में बर्फीला होता है। इस प्रदेश को धरती का स्वर्ग कहा गया है। एक नहीं, कई कवियों ने बार बार कहा है। अब हम चलते हैं कश्मीर विवाद के बारे में जानते हैं, और ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। भारत की स्वतंत्रता के समय हिंदू राजा हरि सिंह यहाँ के शासक थे। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस, उस समय कश्मीर की मुख्य राजनीतिक पार्टी थी।
कश्मीरी पंडित शेख अब्दुल्ला और राज्य के ज़्यादातर मुसलमान कश्मीर का भारत में ही विलय चाहते थे, पर पाकिस्तान को ये बर्दाश्त ही नहीं था कि कोई मुस्लिम बहुमत प्रांत भारत में रहे। इससे इसके दो राष्ट्र सिद्धांत को ठेस लगती थी। 1947 से 48 में पाकिस्तान ने कबायली और अपनी छद्म सेना से कश्मीर में आक्रमण करवाया और काफ़ी हिस्सा हथिया लिया। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना से विवाद सम्मत संग्रह से सुलझाने की पेशकश की, जिसे जिन्ना ने उस समय ठुकरा दिया क्योंकि उनको अपनी सैनिक कार्रवाई पर पूरा भरोसा था। महाराजा ने शेख अब्दुल्ला की सहमति से भारत में कुछ शर्तों के तहत विलय कर दिया। जब भारतीय सेना ने राज्य का काफ़ी हिस्सा बचा लिया और ये विवाद संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 करारदाद संकल्प पारित किए। पाकिस्तान तुरंत अपनी सेना काबिज हिस्से से खाली करे। शांति होने के बाद दोनों देश कश्मीर के भविष्य का निर्धारण वहाँ की जनता की चाहत के हिसाब से करेंगे। बाद में कहा गया जनमत संग्रह से। दोनों में से कोई भी संकल्प अभी तक लागू नहीं हो पाया है। भारतीय पक्ष जम्मू और कश्मीर की लोकतांत्रिक और निर्वाचित संविधान सभा ने 1957 में एकमत से महाराजा के विलय के कागजात को हामी दे दी और राज्य का ऐसा संविधान स्वीकार किया जिसमें कश्मीर के भारत में स्थायी विलय को मान्यता दी गई थी। कई चुनावों में कश्मीरी जनता ने वोट डालकर भारत का साथ दिया है। भारतीय फौज की नए सिपाहियों के भर्ती अभियान में हजारों कश्मीरी नवयुवक आते हैं। भारत कश्मीर के 2 राष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानता। भारत स्वयं पंथ निरपेक्ष है। कश्मीर का भारत में विलय ब्रिटिश भारतीय स्वतंत्र अधिनियम के तहत कानूनी तौर पर सही था। पाकिस्तान अपनी भूमि पर आतंकवादी शिविर चला रहा है, खास तौर पर 1989 से, और कश्मीरी युवकों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। ज़्यादातर आतंकवादी स्वयं पाकिस्तानी नागरिक या तालिबानी अफगान ही हैं और ये और कुछ कश्मीरी मिलकर इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ रखे हैं। लगभग सभी कश्मीरी पंडितों को आतंकवादियों ने वादी के बाहर निकाल दिया है और वो शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत स्वायत्तता प्राप्त है। कोई गैर कश्मीरी यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता। उम्मीद है बहुत जल्द ये अनुच्छेद जनमत से हटा दिया जाएगा। और जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि धारा 370 जो है वह हटा दिया गया है। ध्यान रखिए, यह जो है यह अनुच्छेद जो है कश्मीर से हटा दिया गया है हाल ही में, ठीक है। और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत देश के लिए। अनुच्छेद 370 और 35A इसे हटा दिया गया है 5 अगस्त 2019 को। अब इसके तहत कोई भी गैर कश्मीरी वहां ज़मीन खरीद सकता है। देखिए यहाँ पर दूसरी लाइन जो है कि ऐड की गई है। यह तो पहले की लाइन है, ठीक है, लेकिन अभी जो हुआ था, अभी जो हाल में हुआ है 5 अगस्त 2019 को यह फैसला लिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधित्व में। अब पाकिस्तानी पक्ष क्या कहता है? चूँकि कश्मीर पर सैकड़ों वर्षों पूर्व तक हिंदू राजाओं का साम्राज्य कायम रहा है, कुछ विदेशी आक्रांताओं के कारण बाद में कश्मीर क्षणिक रूप में मुस्लिम बाहुल हो गया, जिस कारण इस संपूर्ण समस्या विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। परंतु सत्य यही है कि संपूर्ण कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं और ये धार्मिक महत्व का विषय नहीं रह गया है। अपितु कुछ पाकिस्तानी राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस मुद्दे को हवा देकर अपनी पाकिस्तानी आवाम का ध्यान महंगाई और घरेलू मुद्दे से भटकाने के लिए इसे इस्तेमाल करते रहते हैं। आतंकवाद जो भी हो, कश्मीरी जनता आज भी पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे भयानक आतंकवाद से जूझ रही है। भारतीय फौज द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद विरोधी अभियान ने भी कश्मीरियों को तोहफे में कई सुखद समय दिए हैं। सन 2002 में वादी में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुए थे। नई सरकारें ने कश्मीर को काफ़ी विकसित एवं आतंक से मुक्त किया है। कश्मीर और जवाहरलाल नेहरू, यह सर्वविदित है कि पंडित नेहरू तथा माउंटबेटन के परस्पर विशेष संबंध थे, जो किसी भी भारतीय कांग्रेसी या मुस्लिम नेता के आपस में न थे। पंडित नेहरू के प्रयासों से ही माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, जबकि जिन्ना ने माउंटबेटन को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसका माउंटबेटन को जीवन भर अफसोस भी रहा। माउंटबेटन 24 मार्च 1947 से 30 जून 1948 तक भारत में रहे। इन 15 महीनों में वह न केवल संवैधानिक प्रमुख रहे बल्कि भारत की महत्वपूर्ण नीतियों का निर्णायक भी रहे। पंडित नेहरू उन्हें सदैव अपना मित्र, मार्गदर्शक तथा
महानतम सलाहकार मानते रहे। वह भी पंडित नेहरू को एक शानदार, सर्वदा विश्वसनीय, कल्पनाशील और सैद्धांतिक समाजवादी मानते रहे। कश्मीर के प्रश्न पर भी माउंटबेटन के विचारों को पंडित नेहरू ने अत्यधिक महत्व दिया। पंडित नेहरू के शेख अब्दुल्ला के साथ गहरे संबंध थे। शेख अब्दुल्ला ने 1932 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एमएससी किया था। फिर वह श्रीनगर के एक हाई स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए, परंतु अनुशासनहीनता के कारण स्कूल से हटा दिए गए। फिर वह कुछ समय तक ब्रिटिश सरकार से तालमेल बिठाने का प्रयत्न करते रहे। आखिर में उन्होंने 1932 में ही कश्मीर की राजनीति में अपना भाग्य आजमाना चाहा और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस स्थापित की, जो केवल मुसलमानों के लिए थी, परंतु 1939 में इसके द्वारा अन्य पंथों, मजहबों के मानने वालों के लिए भी खोल दिया गया और इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया तथा इसने पंडित नेहरू के प्रजामंडल आंदोलन से अपने को जोड़ लिया। शेख अब्दुल्ला ने 1940 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पंडित नेहरू को बुलाया था। शेख अब्दुल्ला से पंडित नेहरू की अंधी दोस्ती और भी गहरी होती गई। शेख अब्दुल्ला समय समय पर अपनी शब्दावली बदलते रहे और पंडित नेहरू को भी धोखा देते रहे। बाद में भी नेहरू परिवार के साथ शेख अब्दुल्ला के परिवार की यहाँ दोस्ती चलती रही। श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी की दोस्ती क्रमशः शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला तथा वर्तमान में उमर अब्दुल्ला से चल रही है। महाराजा से कटु संबंध। दुर्भाग्य से कश्मीर के महाराजा हरि सिंह 1924 से 1947 न ही शेख अब्दुल्ला और न ही पंडित नेहरू के संबंध अच्छे रह पाए। महाराजा कश्मीर शेख अब्दुल्ला की कुटिल चालों, स्वार्थी और अलगाववादी सोच तथा कश्मीर में हिंदू विरोधी रवैये से परिचित थे। वे इससे भी परिचित थे कि क्विट कश्मीर आंदोलन द्वारा शेख अब्दुल्ला महाराज को हटाकर स्वयं शासन संभालने को आतुर है, जबकि पंडित नेहरू भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बन गए थे। तब एक घटना ने इस कटुता को और बढ़ा दिया था। शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर की एक कॉन्फ्रेंस में पंडित नेहरू को आने का निमंत्रण दिया। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य प्रस्ताव था महाराजा कश्मीर को हटाने का। मजबूर होकर महाराजा ने पंडित नेहरू से इस कॉन्फ्रेंस में न आने को कहा, पर न मानने पर पंडित नेहरू को जम्मू में ही श्रीनगर जाने से पूर्व रोक दिया गया। पंडित नेहरू ने इसे अपना अपमान समझा तथा वे इसे जीवन भर न भूल सके। पाकिस्तानी फौज व कबायली आक्रमण के समय राजा हरि सिंह को सबक सिखाने के उद्देश्य से नेहरू जी ने भारतीय सेना को भेजने में जानबूझ के देरी की, जिससे कश्मीर का 2/3 हिस्सा पाकिस्तान कब्जाने में सफल रहा। इस घटना से शेख अब्दुल्ला को दोहरी प्रसन्नता हुई। इससे वह पंडित नेहरू को प्रसन्न करने तथा महाराजा को कुपित करने में सफल हुआ, जिसके कारण अभी भी भारत और कश्मीर में विवाद है। कश्मीरियत की भावना। पंडित नेहरू का व्यक्तित्व यद्यपि राष्ट्रीय था, परंतु कश्मीर का प्रश्न आते ही वो भावुक हो जाते थे। इसलिए जहां उन्होंने भारत में चौतरफा बिखरी 560 रियासतों के विलय का महान दायित्व सरदार पटेल को सौंपा, वहीं केवल कश्मीरी दस्तावेजों को अपने कब्जे में रखा। ऐसे कई उदाहरण जब वे कश्मीर के मामले में केंद्रीय प्रशासन की भी सलाह सुनने को तैयार न होते थे। तत्कालीन विदेश सचिव वाईडी गुडडेविय का कथन था, आप प्रधानमंत्री से कश्मीर पर बात न करें, कश्मीर का नाम सुनते ही वो अचेत हो जाते हैं। प्रस्तुत लेख के लेखक का स्वयं का भी एक अनुभव है कि 1948 में मैं एक प्रतिनिधि मंडल के साथ पंडित नेहरू के निवास 3 मूर्ति गया। वहाँ स्कूल के बच्चों ने उनके सामने कश्मीर पर पाकिस्तान को चुनौती देते हुए एक गीत प्रस्तुत किया। इसमें कश्मीर भला तू क्या लेगा सुनते ही पंडित नेहरू तिमिला गए तथा गीत को बीच में ही बंद करने को कहा। महाराजा की भारत प्रियता। जिन्ना कश्मीर तथा हैदराबाद पर पाकिस्तान का आधिपत्य चाहते थे। उन्होंने अपने सैन्य सचिव को 3 बार महाराजा कश्मीर से मिलने के लिए भेजा। तत्कालीन कश्मीर के प्रधानमंत्री काक ने भी उनसे मिलने का वायदा किया था, पर महाराजा ने बार बार बीमारी का बहाना बनाकर बातचीत को टाल दिया। जिन्ना ने गर्मियों की छुट्टी कश्मीर बिताने की इजाज़त चाही थी, परंतु महाराजा ने विनम्रतापूर्वक इस आग्रह को टालते हुए कहा था कि वह एक पड़ोसी देश के गवर्नर जनरल को ठहराने की औपचारिकता पूरी नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर शेख अब्दुल्ला गद्दी हथियाने तथा इसे एक मुस्लिम प्रदेश या देश बनाने को आतुर थे। पंडित नेहरू भी अपमानित महसूस कर रहे थे। उधर माउंटबेटन भी जून मास में 3 दिन कश्मीर रहे थे। शायद वे कश्मीर का विलय पाकिस्तान में चाहते थे, क्योंकि उन्होंने मेहर चंद महाजन से कहा था कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कश्मीर के पाकिस्तान का भाग बनना उचित है। इस समस्त प्रसंग में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका श्री गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर
ने निभाई। वे महाराजा कश्मीर से बातचीत करने 18 अक्टूबर को श्रीनगर पहुंचे। विचार विमर्श के बाद महाराजा कश्मीर अपनी रियासत के भारत में विलय के लिए पूरी तरह पक्ष में हो गए थे। पंडित नेहरू की भयंकर भूलें। जब संयंत्रों से बात नहीं बनी तो पाकिस्तान ने बल प्रयोग द्वारा कश्मीर को हथियाने की कोशिश की तथा 22 अक्टूबर 1947 को सेना के साथ कबाइलों ने मुजफ्फराबाद की ओर कूच किया, लेकिन कश्मीर के नए प्रधानमंत्री मेहर चंद्र महाजन के बार बार सहायता के अनुरोध पर भी भारत सरकार उदासीन रही। भारत सरकार के गुप्तचर विभाग ने भी इस संदर्भ में कोई पूर्व जानकारी नहीं दी। कश्मीर के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने बिना वर्दी के 250 जवानों के साथ कश्मीर की सेना को रोकने की कोशिश की तथा वे सभी वीर गति को प्राप्त हुए। आखिर 24 अक्टूबर को माउंटबेटन ने सुरक्षा कमेटी की बैठक की, परंतु बैठक में महाराजा को किसी प्रकार की सहायता देने का निर्णय नहीं लिया गया। 26 अक्टूबर को पुनः कमेटी की बैठक हुई। अध्यक्ष माउंटबेटन अब भी महाराजा के हस्ताक्षर सहित विलय प्राप्त न होने तक किसी सहायता के पक्ष में नहीं थे। आखिरकार 26 अक्टूबर को सरदार पटेल ने अपने सचिव वीपी मेनन को महाराजा के हस्ताक्षर युक्त विलय दस्तावेज लाने को कहा। सरदार पटेल स्वयं वापसी में पीवी मेनन से मिलने हवाई अड्डे पहुंचे। विलय पत्र मिलने के बाद 27 अक्टूबर को हवाई जहाज द्वारा श्रीनगर में भारतीय सेना भेजी गई। दूसरे जब भारत की विजय वाहिनी सेनाएं कबाइलों को खदेड़ रही थीं, 7 नवंबर को 12 मूला कबाइलों से खाली करा दिया गया, परंतु पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला की सलाह पर तुरंत युद्ध विराम कर दिया। परिणाम स्वरूप कश्मीर का 1/3 भाग, जिसमें मुजफ्फराबाद, पुंछ, मीरपुर, गिलागित आदि क्षेत्र आते हैं, पाकिस्तान के पास रह गए, जो आज पाकिस्तान द्वारा आज़ाद कश्मीर के नाम से पुकारे जाते हैं। तीसरे माउंटबेटन की सलाह पर पंडित नेहरू 1 जनवरी 1948 को कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में ले गए। संभवतः इसके द्वारा वे विश्व के सामने अपनी ईमानदारी छवि का प्रदर्शन करना चाहते थे तथा विश्वव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते थे, पर यह प्रश्न विश्व पंचायत में युद्ध का मुद्दा बन गया। चौथी भयंकर भूल पंडित नेहरू ने तब की जबकि देश के अनेक नेताओं के विरोध के बाद भी शेख अब्दुल्ला की सलाह पर भारतीय संविधान में धारा 370 जुड़ गई। न्यायाधीश डी बसु ने इस धारा को असंवैधानिक तथा राजनीति से प्रेरित बतलाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसका विरोध किया तथा स्वयं इस धारा को जोड़ने से मना कर दिया। इस पर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने रियासत राज्य मंत्री गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा 27 अक्टूबर 1949 को यह प्रस्ताव रखवाया। इसमें कश्मीर के लिए अलग संविधान की स्वीकृति दी गई, जिसमें भारत का कोई भी कानून यहाँ की विधानसभा द्वारा पारित होने तक लागू नहीं होगा। दूसरे शब्दों में 2 संविधान, 2 प्रधान तथा 2 निशान को मान्यता दी गई। कश्मीर जाने के लिए परमिट की अनिवार्यता की गई। शेख अब्दुल्ला कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। वस्तुतः इस धारा के जोड़ने से बढ़कर दूसरी कोई भयंकर गलती हो नहीं सकती थी। 5वीं भयंकर भूल शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाकर की। उसी काल में देश के महान राजनेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन किया। वे परमिट व्यवस्था को तोड़कर श्रीनगर गए, जहां जेल में उनकी हत्या कर दी गई। पंडित नेहरू को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर बहुत देर से। शेख अब्दुल्ला को कारागार में डाल दिया गया, लेकिन पंडित नेहरू ने अपनी मृत्यु से पूर्व अप्रैल 1964 में उन्हें पुनः रिहा कर दिया। तो मैं आप सबसे यही बताना चाहता हूं कि अभी तक कश्मीर मुद्दे को लेकर के सबसे बड़ा जो लिया गया फैसला है वह 5 अगस्त 2019 को लिया गया। 300 धारा 300 अनुच्छेद 370 और 35(1) को हटा दिया गया है वहाँ से।